अब देखिए, अब यहाँ पे मैंने जुडिशियल रिव्यू आपको समझाने का प्रयास किया हूँ और आशा करता हूँ कि वो आप समझ गए। मैंने आर्टिकल 13 का सब क्लॉज 1 और सब क्लॉज 2 के बारे में भी मैंने आपको बताया, जिसमें मैंने ये बताया था कि जो आर्टिकल 13 का सब क्लॉज 1 है वो उन लॉज के लिए है जो हमारे संविधान बनने से पहले कार्यरत थे, और जो 13 का सब क्लॉज 2 है वो उनके लिए है जो संविधान बनने के बाद पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए। दोनों ही केसेस में यदि कोई भी लॉज या उसके प्रोविजंस किसी ना किसी तरीके से फंडामेंटल राइट पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में जो दिया गया है उससे इनकंसिस्टेंट है, उसके इन कन्फ्लिक्ट में है, तो उन तमाम लॉज को खत्म कर दिया जाएगा उस एक्सटेंट तक जिस एक्सटेंट तक वो संविधान के पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में क्या करेंगे, वो कन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, तो उनको हटा दिया जाएगा। ये बात हम बड़े अच्छे से समझ चुके हैं। अब हम बात करते हैं सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में। क्या है सेपरेशन ऑफ पावर? ये जो 13 के बारे में मैंने बताया है इसको बाद में हम अप्लाई करेंगे, इसको मैं बाद में अप्लाई करूंगा, इसलिए ध्यान में रखिएगा, समझ के रखिएगा, अदरवाइज बाद में मुझे दोबारा पढ़ाना पड़ता, इसीलिए मैंने अभी साथ के साथ जुडिशियल रिव्यू में कर दिया। बाद में टॉपिक आएगा जिसमें हम आर्टिकल 13 के बारे में बड़े अच्छे से वहां पे बताना रहेगा, लेकिन तब तक आपको समझ में आ चुका है तो वहां पे ज्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब हम सेपरेशन ऑफ पावर की बात करते हैं। बड़ा आसान सा कंसेप्ट है सेपरेशन ऑफ पावर, मतलब तीन विंग है, जुडिशरी है, एग्जीक्यूटिव है और लेजिस्लेचर है, तीनों में बराबर बराबर बांट दिया गया पावर को और अपने अपने दायरे में सब लोग करते हैं। कुल मिलाकर के एक लेमैन लैंग्वेज में ऐसा कहा जा सकता है कि इसी पूरे प्रक्रिया को, इसी पूरे प्रोसेस को हम सेपरेशन ऑफ पावर के नाम से जानते हैं और पूरे विश्व के तमाम डेमोक्रेसी में इस चीज को फॉलो किया जाता है। हाँ, ये बात अलग है कि किसी देश में, किसी डेमोक्रेटिक देश में ये चीजें बहुत ही अच्छे तरीके से होती है, जैसे वाटर टाइट कंपार्टमेंट में होता है, मतलब एकदम बिल्कुल थोड़ा भी इधर उधर नहीं हो सकता। कुछ ऐसे देश हैं जहां पे फ्लेक्सिबल होता है, एक दूसरे से लोग इंटरफेयर करते हैं कि वाटर टाइट कंपार्टमेंट नहीं बना गया है, जैसे भारत की बात करते हैं। तो हम बाद में, पहले हम जब सेपरेशन ऑफ पावर क्या होता है इसको यदि हम समझ लिए तो हम उसके बाद इसको अप्लाई जब करेंगे किसी कंट्री पे तब हम उसको भी अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। अदरवाइज डायरेक्टली यदि हम अप्लाई करते हैं तो चीजें क्लियर नहीं होगी, एम्बिग्युइटी होगी, आपका बेस कमजोर हो जाएगा। इसलिए हम पहले यह समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब क्या होता है। ये कहता है कि ऑल्दो द डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर हैव बीन डेल्ट विथ in this unit as well as the elsewhere in the legal studies course, it will be helpful to have a brief recap of the doctrine as it relates with the topic of judicial review. मोस्ट डेमोक्रेटिक कंट्रीज, अब देखिए यहां पे समझिए, ये सब तो ठीक है, ये सब तो माहौल बनाया बस, अब आगे देखिए क्या कह रहा है कि मोस्ट डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैव एडॉप्टेड इन देयर कॉन्स्टिट्यूशन पार्शियल और कंप्लीट सिस्टम। मैंने आपको बताया ना कि एक तो पार्शियल हो सकता है या कंप्लीट हो सकता है सेपरेशन ऑफ पावर, तो वही कह रहा है कि जो मोस्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक कंट्री है वो या तो पार्शियल या कंप्लीट ये सिस्टम को एडॉप्ट किया है। इन मोस्ट डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैव एडॉप्टेड इन देयर कॉन्स्टिट्यूशन पार्शियल और कंप्लीट सिस्टम ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर हॉरिजॉन्टली अमॉन्ग द थ्री ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट or of the state, the legislative, the executive and the judiciary। ये चीज तो हम इतनी बार पढ़ चुके हैं कि अब फ्रस्ट्रेशन होने लगा है कि कितनी बार बताओगे सर। ठीक है, चलिए कुछ और देखते हैं। कहता है द डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर इंश्योर दैट ईच ब्रांच हैज डिस्टिंक्ट पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बेस्ड ऑन ऑर्गेनाइजेशनल स्कीम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब कहता है कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर है ये सुनिश्चित करता है कि कोई भी जो विंग है गवर्नमेंट का, कोई भी जो इकाई है वो एक दूसरे के पावर को इंक्रोच ना कर ले, एक दूसरे के पावर को खींच ना ले। तो सारे जो तीन डिपार्टमेंट हैं तीनों अपने अपने दायरे में रहे, इसके लिए जरूरी है कि हम उसके पावर को डिफाइन कर देते हैं कि हाँ भैया ये लो, ये तुम्हारा पावर है, ये तुम्हारा पावर है, ये तुम्हारा पावर है, तीनों को बता दिया और तीनों को अपने अपने दायरे में रह करके काम करना चाहिए। यदि एक दूसरे पे हम क्या करेंगे, दूसरे के पावर को सीज करने का प्रयास करेंगे, उस सिचुएशन में क्या होगा
उस सिचुएशन में हम सेपरेशन ऑफ पावर को फॉलो नहीं करते। तो सेपरेशन ऑफ पावर एक बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसमें कहा गया है कि जो तीनों विंग होंगे वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होंगे। और यही कारण है कि जब भी पुलिस पकड़ती है आपको, चाहे कोई भी गुनाह आपने करा है या नहीं करा है, उसे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पुलिस पकड़ के खुद से आपको जेल में नहीं भेज सकती, क्योंकि यहां पे सेपरेशन ऑफ पावर आएगा। मतलब यदि एक पार्टिकुलर एग्जीक्यूटिव को आपको पकड़ने का आजादी दी गई है, तो उसको पनिश करने की आजादी नहीं दी गई। यदि उनको पनिश करने की आजादी दे दी जाती, तो उस सिचुएशन में किसी को भी पकड़ करके किसी को भी कितने दिनों के लिए पनिश कर देता। तो पुलिस चाहे कितने भी बड़े ऑफिसर हों, आप किसी को यदि अरेस्ट करे हैं तो आपको कोर्ट में ले जाना ही पड़ेगा, दूसरा ऑप्शन नहीं है। दूसरी ओर देखते हैं, यदि हम कोर्ट के पास ही पावर दे देते कि आप भी किसी को पकड़ के ला सकते हैं और जेल में डाल सकते हैं, तो फिर ये भी दिक्कत होता। यहाँ पे जुडिशरी अपने पावर को मिसयूज कर सकती थी। तो उस सिचुएशन में कहा कि आप नहीं पकड़ेंगे, पकड़ना हो तो उनका उनको उनको हम दे दिए, वो पकड़ के लाएंगे, आपको बस उसको पनिश करना। इसीलिए हम कहते हैं न्यायिक दंडाधिकारी दंड के अधिकारी हैं, ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं, ये आपको पनिश कर सकते हैं। दंडाधिकारी मतलब जो दंड के अधिकारी हैं, जिनके पास पावर है कि आपके जिंदगी को भी खत्म कर सकते हैं, आपको जेल भेज सकते हैं, आपको कोई और पनिशमेंट दे सकते हैं। लेकिन जो एग्जीक्यूटिव होंगे, चाहे डीएम साहब हो, एसपी साहब हो, सेक्रेटरी हो या फिर डीजीपी हो, उनके पास पनिश करने का पावर नहीं होता। उनके पास जो पावर सीआरपीसी में दिया गया है वो प्रिवेंटिव पावर है। किसी चीज को रोकथाम करने के लिए जो पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं तो कर सकते हैं, किसी को पनिश नहीं कर सकते। वो पनिश हमेशा कौन करेगा? जुडिशरी ही करेगी। तो इस जो पूरे लोअर लेवल के ढांचे से मैं आपको समझाने का प्रयास किया हूं कि सेपरेशन ऑफ पावर सिर्फ कहने के लिए नहीं होता है। सेपरेशन ऑफ पावर कहीं सिस्टम में एक व्यापक रूप से स्प्रेड है, ताकि हम उसको फील करते हैं कि हाँ चलो सही में सेपरेशन ऑफ पावर ये है। अदरवाइज यदि सेपरेशन ऑफ पावर नहीं रहता तो पुलिस तो किसी को पकड़ करके कितना भी दिन जेल में रख देती, पकड़ के ये लाएगी, जेल में कोई और भेजेंगे। तो उस सिचुएशन में यदि वो गलत तरीके से पकड़े गए हैं तो फिर क्या होगा? फिर उनको हटा दिया जाएगा। अभी मान के चलो, अभी हाथरस का केस हुआ, उस सिचुएशन में यदि डिसीजन देने वाले भी यदि पुलिस ही होते या जिला अधिकारी ही होते, जिन्होंने ये कहा कि सिक्योरिटी व्यवस्था को बनाने के लिए हमने जला दिया इनको, ये बात कोर्ट में एडमिट किया, मुंह नीचे करके लटका करके कि मिलॉर्ड, हम पूछा उनसे कि भैया क्यों ऐसा किया आपने कि आप इनको जला दिया, लास्ट राइट्स को जो फंडामेंटल राइट है इनको पूरा नहीं होने दिया। तो नीचे मुंह लटका करके बोल रहे हैं कि मुझे लगा कि सिक्योरिटी व्यवस्था जो है, लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो जाएगा और इसीलिए मैंने ऐसा कर दिया। मतलब आपके कहने से हो जाएगा? आपके कहने से लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो जाएगा? बोला कोर्ट की कोई डॉक्यूमेंट है? बोला नहीं मिलॉर्ड, डॉक्यूमेंट तो नहीं है। तो फिर आपको कैसे लग गया? क्या आप अंतर्यामी हो? फिर बेचारे चुप हो गए। तो वो वाली बात है। ये क्यों इतने बड़े डीएम को भी दुत्कार लगाना पड़ सकता है? डीएम तो छोड़ दो, डीजीपी और सेक्रेटरी रैंक के अधिकारी को मुंह नीचे करके लटक के खड़ा करना रहना पड़ रहा है। क्यों? कारण है ये सेपरेशन ऑफ पावर का ही पावर है। यदि सेपरेशन ऑफ पावर नहीं होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको कुछ भी कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पे अकाउंटेबल होते हैं। ये बेचारे क्या बोलते हैं वहां पे? बेचारे तो बोलना भी नहीं चाहिए, दे आर द मोस्ट अनलॉफुल पीपल। बट एनीवे, ये जो चीजें हैं सेपरेशन ऑफ पावर का, यहाँ पे देखो फायदा डायरेक्टली सिटीजन्स को मिलता है किसी ना किसी रूप में। आप उसको देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, जैसा भी हो, जैसा कि मैंने कुछ एग्जांपल आपको यहाँ पे ऑलरेडी दिया है। ठीक है, आगे देखिए क्या कर रहा है। The doctrine of separation of power ensure that each branch had distinct power and the responsibility based on the organizational scheme of the constitution. Furthermore, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से समझिए, देखिए क्या कर रहा है कि furthermore करके कुछ नया चीज इसमें शायद बताने की बात की गई है। चलिए देखते हैं हम भी कि क्या है इसमें। कहता है कि furthermore constitution provides checks and balances so that no one branch, कोई एक ब्रांच के बारे में कर रहा है कि no one branch exercise its supremacy over the others or misuse the power provided to them। मतलब ये सेपरेशन ऑफ पावर से ये भी फायदा होता है कि अपने पावर को मिसयूज नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने सेपरेशन ऑफ पावर को 3 अलग अलग खेमे में बांट दिया। अब जैसे ही आप मिसयूज करेंगे वैसे ही पता लग जाएगा कि अरे भैया ये तो पावर ही नहीं है आपके पास, तो आप इसको क्यों कर रहे हो? मतलब ये हुआ कि मिसयूज ऑफ पावर है। वही चीज, ये जो चीज है ये पे यहाँ पे कह रहा है
कि furthermore constitution provides check and balances so that no one branch exercise its supremacy over the other or misuse the power provided to them. In this way, each branch puts a check on the other whenever there is an encroachment or conflict of powers among them, and thereby preventing any concentration of power in one branch. अब जो हम ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट की यदि हम बात करें, जहां पे एक ही ब्रांच में, एक ही गवर्नमेंटल ब्रांच में क्या होता है, उनके पास सेपरेशन ऑफ पावर होता है नहीं, क्योंकि सारे सर्वा सर्वे वही होते हैं, तानाशाही वाला काम होता है। उस सिचुएशन में क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ पावर होता है किसी एक के हाथ में। तो वही चीज यहां पे बात कर रहा है कि कंसंट्रेशन ऑफ पावर नहीं होना चाहिए। यदि कंसंट्रेशन ऑफ पावर हो गया तो सबसे बड़ा नुकसान यदि किसी को फेस करना पड़ सकता है वो स्वयं सिटीजन होता है, क्योंकि जैसे ही गवर्नमेंट मजबूत होगा, गवर्नमेंट जो है पावरफुल होगा, वो हमेशा चाहेगा कि हम पावर का इस्तेमाल करें, और उस सिचुएशन में सिटीजन्स के राइट्स को कुचल दिया जाता है, जैसा कि हमने इमरजेंसी के दौरान हमने देखा है, और यदि नहीं देखा है तो सुना जरूर होगा, या फिर कहानी के माध्यम से कोई न कोई जरूर बताए होंगे आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है कि इट इज बिलीव्ड दैट द सिस्टम ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर मे हैव फ्यू एडवांटेज। अब ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सेपरेशन ऑफ पावर क्या होता है, समझ में आ गया। सेपरेशन ऑफ पावर का क्या एडवांटेज है, इसके बारे में यहां पे पूछा जा रहा है। सेपरेशन ऑफ पावर का क्या एडवांटेज है, पॉइंट वाइज कुछ पॉइंट्स यहां पे दिए गए हैं, आप इसको देखिए। कहता है कि इट अलाउज फॉर लिबर्टी as it avoids concentration of power in one branch, बिल्कुल सही बात है। दूसरा कह रहा है it promotes efficiency। अब कहता है कि जब एक दूसरे जो तीन ब्रांचेज हैं उनको पता होता है कि मेरा क्या पावर है, उसका क्या पावर है और उसका क्या पावर है, तो सब अपने अपने दायरे में जल्दी जल्दी काम निपटाते हैं। अदरवाइज कंफ्यूजन में रहेंगे कि ये पावर किसके पास है, हम करें या ना करें, करेंगे तो क्या होगा। तो ये जो सेपरेशन ऑफ पावर है, जिसमें चीजों को डिवाइड कर दिया गया है, इससे इफिशियंसी बढ़ जाती है, काम स्मूथली होता है। और ज्यादा जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे जैसे अब यदि जुडिशरी नहीं होती तो सारा काम एग्जीक्यूटिव ही करते, लेजिस्लेटर लॉ बनाते और एग्जीक्यूटिव अपना मर्जी से सारा चीज करते, तो अपने मर्जी से इसको छोड़ देते। किसी का यदि एप्लीकेशन है, पिटीशन है, उसको छोड़ना है, उसको नहीं सुनना है तो छोड़ देते, सालों सालों तक, 10-20 साल तक, आजीवन तक वैसे ही पड़ा रहता है कहीं डस्टबिन में। वो चीजें अब ऐसा नहीं हो सकती, क्योंकि उनके हाथ में पावर नहीं है। तो अब इफिशियंट हो गया, अब जल्दी जल्दी चीजें हो सकती है। यदि चाहे तो इफिशियंसी से आप जल्दी से जल्दी उसको केस सॉल्व करा सकते हैं कोर्ट में आकर के। हालांकि डिले होता है, लेकिन फिर भी उस तरीके से इंटेंशनल डिले इसको नहीं कहा जा सकता। ठीक है, ये प्रोसीजरल डिले है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिले जरूर है, लेकिन हम इसको जानबूझ करके डिले वाली चीज नहीं कर सकते। तीसरा है इट फैसिलिटेट्स एंड इनरिचेस डेमोक्रेटिक डिस्कशन थ्रू the power of check and balances of each branch. The power of judicial review allows judiciary to safeguard the checks and balances and to ensure the separation of power of the other two branches of the government. अब देखिए, ये जो सबसे बड़ी बात है यहां पे लिखी गई है। अब क्वेश्चन इसको हम थोड़ा सा लेमैन के टर्म में आपको बताते हैं, ताकि चीजें आपके दिमाग में आसानी से फिट हो जाए। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर ये सब तो बता दिए, बहुत अच्छा लगा हमें सुन करके, बड़ा अच्छा बताए, ठीक है। अब ये बताइए कि ये कौन डिसाइड करेगा कि कोई पार्टिकुलर ब्रांच अपने पावर को एक्सीड कर दिया है। जब सेपरेशन ऑफ पावर की बात की तो हमने क्या किया, 3 कंपार्टमेंट बना दिए जी, पहला, दूसरा, तीसरा। एक को एग्जीक्यूटिव वाला बोल दिया, दूसरे को लेजिस्लेचर बोल दिया, तीसरे को जुडिशरी बोल दिया। अब तीनों के पावर यहाँ पे लिख दिए गए, यहाँ पे लिख दिए गए, यहाँ पे लिख दिए गए। अब ये जो है ये सही इस्तेमाल करे तब तो समझ में आता है। यदि ये वाला जो पार्टी है ये अपने पावर का गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दे, मतलब इनके पावर को भी अपने में इंक्रोच करना शुरू कर दे, उस सिचुएशन में डिसाइड कौन करेगा। आप तो बोल दिए कि तीनों के पास बराबर बराबर पावर है, तो जब बराबर बराबर पावर है और एक पार्टी यदि दूसरे को यदि इंक्रोच कर रहा है तो कौन डिसाइड करेगा, कैसे डिसाइड होगा, कैसे काम होगा। तब यहीं पे मैं आपको बताऊंगा कि यहीं पे जो जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट है वो कोर्ट के पास है। कोर्ट जुडिशियल रिव्यू को यूज करके ये देख सकती है कि जो पावर का इस्तेमाल करने के लिए आपको दिया गया है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप उस पावर का इस्तेमाल गलत तरीके से कर रहे हैं, या फिर वैसे पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं
जो आपको दिया ही नहीं गया हो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। तो ये चेक जो है कौन करता है? ये जुडिशरी करता है। और इसीलिए कई लोग, कई ऐसे जूरिस्ट हैं जो कहते हैं कि जुडिशरी इज मोस्ट पावरफुल। उसका कारण जुडिशियल रिव्यू ही है, क्योंकि बाकी दोनों विंग को इस तरीके का पावर नहीं दिया गया है कि वो जुडिशियली रिव्यू कर सके। और इस तरीके से ऑल्दो कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि तीनों बराबर हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम है, लेकिन इन प्रैक्टिस यदि देखा जाए तो जुडिशियल रिव्यू का पावर चूंकि कोर्ट के पास है, मतलब ये हुआ कि दोनों के द्वारा की गई गलती को ये चेक कर सकते हैं, तो ये ज्यादा पावरफुल मान लिए गए हैं। कई जूरिस्ट ऐसा कहते हैं। मैं आपको लास्ट लाइन दोबारा कर रहा हूं कि द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। अब देखिए ये कह रहा है फायदा क्या है पावर जुडिशियल रिव्यू का? द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू अलाउ जुडिशरी टू सेफगार्ड द चेक्स एंड बैलेंसेस एंड टू इंश्योर द सेपरेशन ऑफ पावर ऑफ द अदर टू ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये जो जुडिशियल रिव्यू है, ये बाकी के जो दो ऐसे ब्रांच हैं उनके पावर को सही इस्तेमाल करा नहीं करा, कुछ गड़बड़ किया, इसको चेक करता है। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। ये कहता है कि अनदर रिलेटेड कंसेप्ट इज द डॉक्ट्रिन ऑफ डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द फेडरल और सेंट्रल एंड द स्टेट और प्रोविंसेस। बोला कि इसके जैसा एक और रिलेटेड कंसेप्ट यहां पे यदि हम बात करें तो वो है कि हम पावर को फेडरल स्ट्रक्चर के रूप में देखते हैं। मतलब हम सेंट्रल गवर्नमेंट एक है और अलग अलग राज्य हैं, वो भी चीजें हैं। तो हम ये भी देखने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। तो यहाँ पे डबल है, एक तो जुडिशियल रिव्यू के बारे में बात हम कर दिए, बोला कि अनदर रिलेटेड कंसेप्ट, एक और ऐसा कंसेप्ट जो इससे रिलेटेड है वो ये है कि आपने पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से किया है। इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए ताकि कंसंट्रेशन ऑफ पावर जो मैंने पहले बताया था, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चेक कीजिए, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना कंसंट्रेशन ऑफ पावर, ये वाली चीज, ये कंसंट्रेशन ऑफ पावर नहीं है। तो कंसंट्रेशन ऑफ पावर नहीं हो इसके लिए हमने क्या किया, कुछ पावर को सेंट्रल गवर्नमेंट के पास दिया और कुछ पावर को हमने स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया कि हाँ जी ये वाला काम में आप काम करना और ये सब काम में सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा, ताकि एक ही व्यक्ति के पास, एक ही विंग के पास कंसंट्रेशन नहीं हो पावर का। ठीक है, वो कैसे हुआ है वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पे हम जब शेड्यूल 7 में देखते हैं ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यहाँ पे 3 तरीके के लिस्ट आपको मिल जाएंगे शेड्यूल 7 में। शेड्यूल 7 बेसिकली एक ऐसा स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का जिसमें बहुत सारे चीजों को रखा गया है। हम शेड्यूल्ड पे जब हम डिटेल क्लास लेंगे तो फिर आपको आराम से बताएंगे। अभी के लिए बस इतना याद कर लीजिए कि जो शेड्यूल 7 है वहां पे 3 लिस्ट दिए गए हैं और उस लिस्ट में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन ही करा गया है। उसमें बता दिया गया है कि ये जो पहला लिस्ट है उसको यूनियन लिस्ट कहेंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट जो होगी वो इस पे लॉ बना सकती है। दूसरा लिस्ट हम उसको लिस्ट 2 या फिर स्टेट लिस्ट कहते हैं। स्टेट लिस्ट मतलब ये हुआ कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके पास पावर है कि वो इन तमाम चीजों पे जो लिस्ट 2 में दिया गया है उस पे लॉ बना लें। तीसरा जो है कंकरेंट लिस्ट, इसको इसलिए रखा गया है कि जरूरत पड़ने पे दोनों, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट हो, दोनों में से दोनों ही बना सकते हैं इन तमाम मुद्दों पे। तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर किया है एक तरीके से। वही चीज को हम यहाँ पे शेड्यूल 7 में पढ़ते हैं। अब देखते हैं कि एनसीईआरटी आपके लिए इस मुद्दे पे क्या कहता है। कहता है कि अनदर रिलेटेड कंसेप्ट इज द डॉक्ट्रिन ऑफ डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द फेडरल और सेंट्रल। फेडरल को ही सेंट्रल यहां पे कहा गया है, ध्यान से समझिएगा, फेडरल और सेंट्रल एंड स्टेट और प्रोविंसेस। फेडरल गवर्नमेंट has law making powers different than that of state or provinces. For example, the subject matter on national defense or foreign affairs often fall with the federal government. तो मैंने बताया था कि जो लिस्ट 1 है इसमें ये दोनों फॉल हो जाएगा, जो डिफेंस की बात की गई है और फॉरेन स्टेट के बारे में बात की गई है वो वहां पे फॉल हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं, देखिए इसमें क्या कहा गया है, इसको हम देखते हैं। हाँ देखिए क्या कर रहा है कि एंड मैटर्स ऑफ प्रिजन या फिर डायरेक्ट टैक्स लॉ
मे फॉल विद द स्टेट और प्रोविंसेस गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जो प्रीजन है या टैक्स का केस है, एग्रीकल्चर का मैटर्स आता है बहुत सारे, उसमें उसमें भी यहाँ पे क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट में होता है। अभी जो फार्मर्स बिल आए थे उसमें एक जो पिटीशन दायर किया गया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, उसमें यह कहा गया है कि एग्रीकल्चर के मैटर पे पार्लियामेंट लॉ बना ही नहीं सकती, क्योंकि एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी लॉ बनाने के पावर्स दिए गए हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के पास दिए गए हैं, मतलब लिस्ट 2 में है। और यदि लिस्ट 2 में है तो आखिर पार्लियामेंट इस पे कैसे लॉ बनाई है, जबकि स्टेट ने तो इनको बोला नहीं लॉ बनाने के लिए, तो कैसे होगा। ये अभी पेंडिंग सूट है, इस पे देखते हैं कि क्या किस तरीके से चीजें होती है। और जैसे भी होगा, मैंने आपको बताया था कि फार्मर्स लॉ वाले बिल में कि कोर्ट का काम होने दीजिए, कोर्ट से मैटर होने दीजिए, उसके बाद हम आराम से बात करेंगे इस पे। तो इसमें जो भी चीजें होगी डेवलपमेंट में आपको करंट लीगल अफेयर्स वाले लेक्चर में मैं आपको जरूर बताऊंगा। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए कैसे आप समझेंगे। अब जैसे आप पिटीशन पढ़ते, यदि पिटीशन पढ़ते तो आपको समझ में नहीं आता, आपको लगता है कि क्या पिटीशन है, फार्मर्स लॉ को चैलेंज किया गया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, ये कैसे हो गया, मतलब क्या कारण और रीजन क्या दिया है कि ये इसको पास कंपिटेंट नहीं है। देखिए इसी तरीके से कंपिटेंट नहीं है क्योंकि हर चीज का एक स्ट्रक्चर है, कॉन्स्टिट्यूशन खुद बोलता है। अब कोई चीज यदि स्टेट गवर्नमेंट के लिस्ट में है उस पर लॉ बना सकते हैं, यदि स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट यदि उस पर बनाने लगे तो यहाँ पे क्या होगा, इनक्रोचमेंट ऑफ पावर होगा। और इनक्रोचमेंट ऑफ पावर होगा तो कौन चेक करेगा, मैंने क्या बताया था, जुडिशियल रिव्यू का इस्तेमाल करके कोर्ट इस्तेमाल करके क्या कर सकती है, उसको रिव्यू कर सकती है। तो आगे क्या होता है, क्या लॉजिक होगा, वो तो बाद की बात है। फिलहाल बस आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, जो मैं बता रहा हूं उसको, उससे बेस जो बनेगा इससे समझ में आना चाहिए कि कहीं भी कोई न्यूज़पेपर में पढ़ ले या कहीं भी पढ़ ले, आपको समझ में आ जाए कि आखिर क्या चीज है, एक्चुअली हो क्या रहा है। अदरवाइज 90% लोगों को पता ही नहीं चलता है कि क्या हो रहा है, और बस ये जनता को बेवकूफ बना देते हैं ये सब पॉलिटिशियन। तो वो जो चीज है कोई आपको बेवकूफ ना बना पाए, इसलिए लॉ की जानकारी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, चलिए कुछ और देखते हैं। कहता है डॉक्ट्रिन ऑफ डिवीजन ऑफ पावर स्टिपुलेट्स एंड डिलिमिट सब्जेक्ट मैटर और आइटम ऑन विच द फेडरल गवर्नमेंट एंड प्रोविंशियल और स्टेट गवर्नमेंट है पावर टू मेक लॉज। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 3 लिस्ट हैं और तीनों का पावर अलग अलग है। द स्कीम में ऑल्सो इन्वॉल्व कॉमन आइटम्स ऑन विच बोथ गवर्नमेंट में हैव पावर्स टू मेक लॉज। मैंने बताया था लिस्ट 3 जो कि कंकरेंट लिस्ट कहा जाता है, वहां पे मैंने बताया था कि कॉमन लिस्ट है, दोनों में से कोई भी बना सकता है। वही चीज को एनसीईआरटी अपने शब्दों में यहाँ पे बताया है, मैंने आपको पहले ही बड़े आसान भाषा में मैंने आपको बता दिया। कोर्ट्स हैव जुडिशियल रिव्यू पावर्स टू डिक्लेयर एनी लॉ एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल इफ इट इज इनेक्टेड बाय ब्रीचिंग ऑफ। अरविंद कुमार जी क्या कर रहे हैं आप? Courts have judicial review powers to declare any law as unconstitutional if it is enacted by breaching the demarcation। अब यहां पे कह रहा है कि यदि जो स्टेट गवर्नमेंट के पास लॉ बनाने का लिस्ट है उसको यदि ब्रीच कर दिया गया, या सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट वाले लॉ में बना दिया, तो क्या कह रहा है, लास्ट लाइन यहां पे पढ़िए, यदि ऐसा पाता है कोर्ट की फार्मर्स का जो ग्रीवेंसेस है उसमें स्टेट बना सकता है लॉ और सेंट्रल को नहीं बनाना चाहिए, तो क्या कर सकता है कोर्ट, कोर्ट हैव जुडिशियल रिव्यू पावर्स, जुडिशियल रिव्यू को यूज करके उस पूरे के पूरे तीनों एक्ट को खत्म कर सकता है। क्या कह रहा है यहाँ पे, courts have judicial review powers to declare any law as unconstitutional if it is enacted by breaching the demarcation। यदि डिमार्केशन जो बनाया गया कि ये जो है लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 है, लिस्ट 3 है, और उस डिमार्केशन को आप फॉलो नहीं कर रहे हैं और उसका ब्रीच कर रहे हैं, और ब्रीच करने के बाद आप लॉ बना रहे हैं, तो कौन चेक करेगा, कोर्ट चेक करेगा। कैसे चेक करेगा, जुडिशियल रिव्यू के माध्यम से करेगा। तो ये चीज आप अब तो लगभग समझ गए होंगे। एक लास्ट पैराग्राफ है, हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए क्या है कि इंडिया विच इज बेस्ड ऑन द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब यहां पे कहा गया कि इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, मतलब इसको समझने से थोड़ा देर बाद आपके दिमाग में आएगा कि क्या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अलावा भी कोई और दूसरा गवर्नमेंट का फॉर्म होता है क्या? आंसर इज यस, और भी होता है। जैसे यूएस में प्रेसिडेंशियल फॉर्म है, हमने प्रेसिडेंशियल फॉर्म जो फॉर्म है उसको एक्सेप्ट नहीं किया, हमने यूके के प्रिंसिपल को जो कहता है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसको हमने एक्सेप्ट करा है, जिसमें पार्लियामेंट होता है, एग्जीक्यूटिव है और ये सारी चीजें हैं, वो पता ही है। ठीक है,
और यहाँ पे पार्लियामेंट जो है वो पावरफुल है, मतलब जो पीएम है वो पावरफुल होते हैं, ना कि प्रेसिडेंट। और यूएस में प्रेसिडेंशियल फॉर्म है, इसलिए प्रेसिडेंट वहां के जो हैं वो पावरफुल होते हैं, इस बात को समझ लीजिए। India, which is based on the parliamentary form of government, follows the system of separation of powers among the three branches of the government as prescribed in the Indian Constitution. The executive branch consists of the president, the prime minister and the bureaucracy. अब देखिए इस बात को समझिएगा, एग्जीक्यूटिव ब्रांच किसमें किसमें है? प्रेसिडेंट, पीएम एंड जितने भी ब्यूरोक्रेट्स होते हैं ये एग्जीक्यूटिव ब्रांच है, ठीक है। द प्राइम मिनिस्टर एंड द ब्यूरोक्रेट हो गया। द लेजिस्लेटिव ब्रांच इंक्लूड्स द हाउस ऑफ टू बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, द लोकसभा एंड द राज्यसभा। लेजिस्लेटिव ब्रांच किसको कहते हैं? राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है। और उसके बाद जो है कहता है इन द जुडिशरी द सुप्रीम कोर्ट इज द फाइनल अथॉरिटी फॉर interpreting the constitution. Judiciary is quite independent of the other two branches. अब तीसरा जो है जुडिशरी, और उसमें सबसे अपेक्ष जो कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात की गई है। यहाँ पे इस बात को देखिए, समझिए, बहुत सारे लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। देखिए यहाँ पे तीनों कहते तो हैं कि तीनों अलग अलग है, लेकिन एक बात समझिए कि यदि ट्रू मायने में कोई इंडिपेंडेंट है भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो वो बिल्कुल जुडिशरी है। यहाँ पे जुडिशरी बिल्कुल अलग हो जाती है, जबकि यहाँ पे ये दोनों में आप जो है देखेंगे कि ये दोनों मिक्स मैच है। कभी एग्जीक्यूटिव पता ही नहीं चलेगा कौन एग्जीक्यूटिव है। पीएम एग्जीक्यूटिव यदि है तो लेजिस्लेचर में भी लोकसभा में बैठेंगे। अरे भैया, नियमतः यदि हम वाटर टाइट कंपार्टमेंट की बात करें तो ऐसा होगा कि जो एग्जीक्यूटिव है वो लॉ बनाने के लिए नहीं बैठ सकता। एग्जीक्यूटिव का काम है लॉ को फॉलो कराना। यदि प्राइम मिनिस्टर एग्जीक्यूटिव है तो फिर लोकसभा में क्यों बैठता है? लॉ बनाने में क्यों बैठते हैं? इसका मतलब है कि वाटर टाइट कंपार्टमेंट यहाँ पे नहीं है, मतलब एग्जीक्यूटिव में और लेजिस्लेचर में यहाँ पे परमिएबल मेम्ब्रेन है। बायोलॉजी वाले समझ लीजिए कि एक दूसरे से इधर से उधर जा सकते हैं, मतलब यहाँ पे वाटर टाइट कंपार्टमेंट नहीं है। लेकिन जब हम जुडिशरी की बात करें, देखिए हम इसको इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाए हैं कि ये वाटर टाइट है, मतलब ये पूरा का पूरा इंडिपेंडेंट है, इधर से इधर नहीं जा सकते आप। पीएम यहाँ पे देखेंगे लोकसभा में बैठ करके बसबाजी कर रहे हैं और ये एग्जीक्यूटिव भी मानेंगे, तो भाई ऐसा क्यों? इसीलिए क्योंकि हमने वाटर टाइट कंपार्टमेंट को फॉलो नहीं करा है। एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच में क्या है? परमिएबल मेम्ब्रेन है, एक दूसरे इधर से उधर जो है फ्लेक्सिबिलिटी है वो कर सकते हैं। इसीलिए जब क्वेश्चन ये आएगा कि क्या इंडिया वाटर टाइट जो कंपार्टमेंट है सिस्टम को फॉलो करता है क्या सेपरेशन ऑफ पावर में? आंसर है नहीं करता जी। क्यों नहीं करता? उसका लॉजिक दोगे, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर एक दूसरे से इधर उधर करते रहते हैं, लेकिन जुडिशरी जो है वहां पे जरूर यहाँ पे जो वाटर टाइट कंपार्टमेंट है इधर वाले उधर नहीं जा सकते। जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से मिक्स करके यहाँ पे पूरा इंडिपेंडेंट नहीं है। कई मायनों में कई बार ये भी बोला जाता है कि वाटर टाइट कंपार्टमेंट बनाया जाए, मतलब जो लेजिस्लेचर रहेंगे उनका काम सिर्फ लॉ बनाना रहेगा, उसको एग्जीक्यूट कराना नहीं होगा। तो प्राइम मिनिस्टर यदि लेजिस्लेचर में आएंगे तो फिर वो एग्जीक्यूटिव का पार्ट नहीं हो सकते, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। इसीलिए हम ये कहते हैं कि हम पूरा बिल्कुल हार्ड एंड फास्ट हम सेपरेशन ऑफ पावर को फॉलो नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर में इंडिपेंडेंसी नहीं है उस तरीके से जैसा होना चाहिए था। यूएस की यदि बात करें तो वहां पे इंडिया से काफी ज्यादा बेटर सेपरेशन ऑफ पावर है। तो इसका ये मतलब नहीं कि वो बहुत अच्छा और हम बहुत खराब हैं, ये अपना अपना नीड होता है, अपने अपने अकॉर्डिंग ये चीजें होती है। अब देखिए यहाँ पे और कुछ कहा गया है क्या? हाँ, ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लास्ट लाइन, यहाँ देखिए द कॉन्स्टिट्यूशन जुडिशरी इज क्वाइट इंडिपेंडेंट अदर टू ब्रांचेस। तो ये दोनों को यदि मिक्स है, चूंकि ये जानते हैं, तो यहाँ पे जुडिशरी को बोला कि ये काफी इंडिपेंडेंट है। अब देखिए एक और बात आप लोग को थोड़ा सा लगता होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो आम लोग हैं उनको लगता है कि जब कोई एग्जीक्यूटिव होंगे, पीएम होंगे या लेजिस्लेचर में लोकसभा राज्यसभा में बात कर रहे होंगे, लगे ओ बाय गॉड बहुत बड़े लोग हैं, मतलब वो राज्यसभा में है, एमपी है तो एमएलए है, ऐसे वैसे बहुत सारी चीज। लेकिन एक बात आपको मैं समझाना चाहूंगा कि इसी का कोऑर्डिनेट सिस्टम है जुडिशरी, और जुडिशरी का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो है सुप्रीम कोर्ट। मतलब ये हुआ कि राज्यसभा लोकसभा में कौन होते हैं? एमपी होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं इनको, ठीक है। और यहाँ पे कौन होते हैं? सुप्रीम कोर्ट में कौन वकालत करते हैं? यहाँ पे एओआर होते हैं, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, जो एडवोकेट होते हैं। तो आप समझिए यदि लिटरल सेंस में देखा जाए तो एमपी के समतुल्य होते हैं एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, क्योंकि उसके पैरेलल इंस्टीट्यूशन में वो वही काम करते हैं जो एमपी लेजिस्लेचर में काम करते हैं।
जो लॉ बनाने में काम करते हैं। और यहाँ एओआर जो वकील होते हैं, जो एडवोकेट होते हैं, वो क्या करते हैं, वो जस्टिस सिस्टम को इंप्रूवमेंट करने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, जो कि कोऑर्डिनेट सिस्टम है और कई मायनों में तो ज्यादा पावरफुल है, आप यहाँ पे देख लिए, लेकिन ये चीज आपको दिखता नहीं है, इसीलिए लोग लॉ को नहीं परस्यू करना चाहते, जज नहीं बनना चाहते, वकील नहीं बनना चाहते। जिस दिन ये पूरा देश देखना शुरू कर देगा, जैसे पार्लियामेंट में देखते हैं आप बहसबाजी, वो बहुत सारे ऐसे टैलेंट आएंगे जो वकील बनना चाहेंगे और जो आगे चल करके वकालत करना चाहेंगे, क्योंकि कोऑर्डिनेट सिस्टम है, कई मायनों में जुडिशरी ज्यादा पावरफुल है, वो कि आप जानते ही हैं, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू वगैरह का यहाँ पे पावर है। तो अब इसी बात है, कोई छोटा मोटा चीज नहीं है, बड़ा बहुत बड़ा चीज होता है। खैर, अब इस लेक्चर को हम यही समाप्त करते हैं। अब कल हम 4 बजे फिर से मिलेंगे और आगे की कार्रवाई करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आप रखिए अपना क्वेश्चन को अपने पास, लिख लीजिए और